वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसके अंदर आज हम एक टॉपिक सीखते हैं, ध्यान से समझना। बच्चे आपको पता है कि जैसे पार्टनर्स हैं ABC पार्टनर्स हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारी। अब आपको पता है कि ये जो पार्टनर्स हैं ये बिज़नेस के ऑनर हैं, इनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दैट मीन्स वर्कर काम करते हैं। अगर काम करते हुए वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो फर्म के ऑनर को वर्कर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। काम करते हुए अगर वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्म के ऑनर को एम्प्लॉयज़ को दैट मीन्स वर्कर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो अब यहाँ फर्म के जो पार्टनर्स हैं इनके सामने प्रॉब्लम है कि अगर एक साल में 4 to 5 वर्कर का भी एक्सीडेंट हो गया तो उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है। तो अब बिजनेसमैन के सामने ये प्रॉब्लम है कि वर्कर को कॉम्पनसेशन देने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। तो पार्टनर ने, एक समझदार बिजनेसमैन वही होता है जो अपने लॉसेस के लिए पहले से ही या अपने एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही अरेंजमेंट करके चलता है। तो ABC ने क्या किया कि जब इनके बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, इससे प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस है। तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस से बच्चे प्रॉफिट हुआ तो इन्होंने क्या किया, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट ना करके प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डाला और इस रिजर्व को नाम दिया वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी एक स्पेसिफिक रिजर्व था, ठीक है, क्योंकि वो किसी नेम से बना था कि इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए। आज है कि अगर वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए पार्टनर के पास कहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनके बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डाला और ये रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है तो इसको एक नाम दिया गया वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट बच्चे कहाँ पे डाला गया, रिजर्व में डाला गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ रिजर्व सारे कहाँ से बनते हैं, प्रॉफिट से। ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, बिजनेस में रखा था, ठीक है, और प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डाल दिया तो रिजर्व प्रॉफिट से बनते हैं। तो रिजर्व का भी कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। और ये ऐसा प्रॉफिट होता है जो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिजर्व में डाल दिया, तो रिजर्व भी प्रॉफिट से बनते हैं तो रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये आपको बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ नजर आएगा इस तरह से, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट से बनते हैं, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये ऐसा प्रॉफिट है जो अभी तक पार्टनर ने क्या नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिजर्व में डाला। तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो ये शो करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर ने अभी तक क्या नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये आपको, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये आपको बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ नजर आएगा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, ठीक है। ये रिजर्व नजर आ रहा है, लेकिन आपको इस मान लो 60 ट्रांसफर किए थे तो 60 नजर आ रहा है आपको वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। लेकिन आपको मैंने इससे पहले जो चैप्टर कराए थे उसके अंदर इसका इफेक्ट बताया था कि क्या क्या करना है, ये कब डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन आज हमारा चैप्टर चेंज हुआ है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब बिजनेस बंद हो रहा है। तो अब इसका क्या करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इस टाइम। तो देखना एक बार ध्यान से, ABC पार्टनर है और इनकी रेशियो है 3:2:1 और आपको बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसका हमें करना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये किस लिए बना है, वर्कर का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको पैसे यहाँ से दिए जाएंगे,
उसका लॉस यहाँ से कवर अप किया जाएगा। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि आपको देखना पड़ेगा जिस डेट पे फर्म डिसॉल्व हो रही है उस डेट तक का वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ। आज बिजनेस बंद हो रहा है, आपको वर्कर को भी पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, कोई मेरी लायबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, मेरे पास कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। आज आप सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे। ठीक है, तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ शो कर रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या शो कर रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो देखना डिसॉल्यूशन के टाइम, तो अब नीचे है कि फर्म इस डेट पे डिसॉल्व हो रही है, तो अब इसका ट्रीटमेंट है, क्या करना है, तो ध्यान से सुनना। अगर आज की डेट तक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ होगा तो लिखा होगा पेड टू कॉम्पनसेशन पेड टू वर्कर। वर्कर को कॉम्पनसेशन पेड किया गया क्योंकि वर्कर का अगर एक्सीडेंट होता है तो वर्कर फर्म पे क्लेम करता है, तो उस टाइम फर्म को वर्कर को उतने पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, पहले तो हम लिख देते थे क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन, मतलब इतने पैसे वर्कर को देने हैं तो हम वो लायबिलिटी में दिखा देते थे। लेकिन आज ये नहीं कि देने हैं, आज पे करोगे वर्कर को क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, पे करोगे वर्कर को। तो नीचे आपके पास फर्स्ट केस है, आपके पास नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स वर्कर का आज की डेट तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब तो बिजनेस बंद हो रहा है। ठीक है, तो वर्कर को हमने कुछ पैसे नहीं देने क्योंकि नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देख लेना कि नीचे कोई हमने वर्कर को तो कोई क्लेम नहीं देना, कॉम्पनसेशन नहीं देना। अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो नीचे लिखा होगा कि कॉम्पनसेशन पेड टू वर्कर। आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब आज की डेट तक वर्कर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मुझे बताओ ये रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसे कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो फर्स्ट केस में बच्चे एक एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो बताओ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 60। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा, क्योंकि कोई वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमने वर्कर को कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना, तो ये रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शो कर रहा है। इसे कौन बांट लेंगे? पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि आज के बाद बिजनेस बंद हो रहा है। फर्स्ट केस में अगर वर्कर का नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकेंड केस में है, अगर आपके पास लिखा हुआ है नीचे कुछ कॉम्पनसेशन पेड रुपीज 30,000, कॉम्पनसेशन पेड रुपीज 30,000। ठीक है, तो मुझे बताओ कितना कॉम्पनसेशन पे किया गया? 30 पे करना है आपको। कॉम्पनसेशन पेड रुपीज 30,000। तो वर्कर के एक्सीडेंट के टाइम जो वर्कर ने क्लेम किया है तो उसके लिए अकॉर्डिंग आपको वर्कर को 30,000 देने हैं। कितने देने हैं? 30। तो अब क्या करोगे? तो ध्यान से सुना, ये जो रिजर्व किस लिए पर है कि अगर वर्कर का कभी भी एक्सीडेंट हुआ उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ा तो इस रिजर्व से दिया जाएगा। तो आपको पता है हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट डायरेक्ट नहीं करते और वर्कर को पेमेंट करना हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। वर्कर को पे करना हमारी कैसी है? आउटसाइड लायबिलिटी है। तो सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। वो क्यों होती है वो सारा मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चे इसके अंदर, अगर नीचे कॉम्पनसेशन दिया हुआ है कि वर्कर ने अगर क्लेम किया और हमें उतना वर्कर को देना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे इस रिजर्व का। तो मुझे बताओ रिजर्व टोटल कितना है? 60। इसमें से आपने वर्कर को कितने देने हैं? 30,000। ठीक है, तो जितने आपने वर्कर को देने हैं डायरेक्ट पे नहीं करोगे, रिजर्व की उतनी अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। रिजर्व की उतनी अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? रियलाइजेशन में, क्योंकि सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो आप क्या करोगे इस टाइम? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जो 60 है इसमें से 30 आपने वर्कर को देने हैं, तो डायरेक्ट नहीं दोगे, आपने इतनी अमाउंट रिजर्व की रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, फिर पे की एंट्री करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, लेकिन सारा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं ट्रांसफ़र करोगे, सिर्फ कितना ट्रांसफ़र कर रहे हो? 30। जितनी आपने वर्कर को पेमेंट करनी है उतनी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, उतना आपने ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो
तो आपने इतना रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जितनी आपने वर्कर को पे करनी है उतनी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, उतना रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो, ठीक है। उसके बाद अब पे कर दो। तो मुझे बताओ आपकी लायबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट है, पे करोगे क्या हो जाएगा? डेबिट। तो पे की एंट्री फिर नेक्स्ट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक जो भी होगा, ठीक है। 30,000 ओवरऑल एंट्री देखो, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन डेबिट। तो ये जो कैश पे किया गया इसकी कवरेज कहाँ से हुई? रिजर्व से हुई। लेकिन डायरेक्ट रिजर्व से पे नहीं करोगे, क्योंकि जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है वो होती है रियलाइजेशन में। तो जैसे हम असेट भी बिकवाते हैं तो पहले असेट को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, उसी तरह से जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है वो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हो। तो लेकिन हमारे पास इतना रिजर्व था तो हमने क्या किया, जितनी आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करनी है उतना रिजर्व हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, फिर पेमेंट की एंट्री दिखाई। तो मुझे बताओ रिजर्व बाकी कितना बचा हुआ है? 30 तो आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी जो 30 बचा है इसे कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जो 30 बचे हैं इसे पार्टनर बांटेंगे। मतलब 30,000 रिजर्व तो यूज़ हुआ वर्कर को पे करने के लिए, 30,000 पार्टनर ने बांट लिया, ठीक है। इस केस में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कॉम्पनसेशन पेड ₹60। बताओ कितना कॉम्पनसेशन पे करना है आपको? कितना कॉम्पनसेशन पेड किया गया? 60, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कॉम्पनसेशन पेड है तो मेरे पास यहाँ पर रिजर्व भी है। कितना रिजर्व है? 60, और वर्कर को हमने देना भी कितना है? 60 है, ठीक है। तो अब रिजर्व पार्टनर में बढ़ तो नहीं सकता, तो पूरा का पूरा रिजर्व पेमेंट के लिए यूज़ होना है वर्कर की पेमेंट के लिए। तो पूरा का पूरा रिजर्व इस केस में रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दो। क्यों? क्योंकि जितना मेरे पास रिजर्व में पैसा उतना ही वर्कर को देना है। तो डायरेक्ट पे नहीं करोगे, पहले रिजर्व को ख़त्म करके रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे। तो फर्स्ट एंट्री इस केस में होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पूरा का पूरा रिजर्व मैंने कहाँ ट्रांसफ़र किया? रियलाइजेशन अकाउंट में 60। और उसके बाद बताओ मुझे कॉम्पनसेशन पे कितना करना पड़ रहा था? 60 पे करना है 60, अब पे कर दोगे। पे करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू में, ठीक है। 60,000 बटने की एंट्री नहीं होगी क्योंकि मेरे पास रिजर्व बचा ही नहीं है, सारा का सारा रिजर्व पेमेंट के लिए यूज़ हो गया है, ठीक है। तो ये 2 एंट्री में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखना, उसके बाद बचे नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन पेड ₹1 लाख। कितना कॉम्पनसेशन पे करना है? आप पेड किया गया 1 लाख। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, रिजर्व कितना है? 60, उल्टा मुझे वर्कर को कितने देने हैं? 1 लाख। तो मेरे को 40,000 वर्कर को एक्स्ट्रा देना है, जिसके लिए मेरे पास रिजर्व नहीं है। इस लॉस को कवर करने के लिए मेरे पास रिजर्व नहीं है। पार्टनर में बढ़ तो सकता ही नहीं है क्योंकि रिजर्व कम है और मुझे पे ज़्यादा करना है, ठीक है। तो इस टाइम पार्टनर में तो नहीं बढ़ सकता, पूरा मुझे पेमेंट के लिए यूज़ करना है। तो इस केस में आप क्या करोगे? तो पूरा का पूरा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? पार्टनर में। कितना वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है? 60, ठीक है। लेकिन पे की एंट्री कितने से दिखाओगे? 1 लाख से दिखाओगे, ठीक है। आपको पता है इससे क्या होगा? आपने रिजर्व ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन में 60, लेकिन पेमेंट की एंट्री कितने से दिखा रहे हो? 1 लाख से। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए लॉस है, वो लॉस रियलाइजेशन निकालेगा। 40,000 लॉस रियलाइजेशन का बढ़ के निकलेगा, क्योंकि लॉस को कवर करने के लिए आपका रिजर्व कितने से बना हुआ है? 60 से। वो आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया पे करने के लिए, ठीक है। उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसफ़र हो गया और पे हो जाएगा। लेकिन आपने रिजर्व ट्रांसफ़र किया है 60 और पे दिखा रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट से 1 लाख, तो एक्स्ट्रा पेमेंट दिखा रहे हो, तो आप पेमेंट की एंट्री कर दोगे। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट का लॉस है ये रियलाइजेशन अकाउंट निकालेगा, ठीक है। तो वो निकालेगा वहाँ से। तो पेमेंट की एंट्री दिखा, ट्रांसफ़र कर दिया आपने, फिर पेमेंट की एंट्री बताओ।
बताओ आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन पेमेंट हमें कितनी करनी है 1 लाख। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट करने का लॉस है इसे कौन बांटते हैं, पार्टनर्स, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट निकालेगा, आप नहीं निकालोगे यहाँ पे, क्लियर मेरी बात, ठीक है। जितना रिजर्व है पूरा पेमेंट के लिए यूज़ होना है तो इतना तो गया, लेकिन पेमेंट मैंने 1 लाख की, ठीक है। तो 40 लॉस कौन निकालेगा, रियलाइजेशन अकाउंट से निकल के आएगा, ठीक है। उसे कौन बांटते हैं, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो मैंने हर केस में बता दिया आपको क्या करना है। अगर आपके पास नीचे वर्कर को देने के लिए कुछ वर्कर का कुछ नहीं है तो आप सीधा पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन जितना आपने वर्कर को देना है उतना रिजर्व पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो और फिर पेमेंट करो वर्कर को। अगर रिजर्व बच रहा है तो पार्टनर बांटेंगे, अदरवाइज नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया बच्चे, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि उसकी अलग अलग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। प्लस अब मेरी बात को ध्यान से और सुनो, अब आपको पता है आपको सम सॉल्व करने के लिए बैलेंस शीट गिवन होती है बच्चों। सम सॉल्व करने के लिए क्या गिवन होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको गुडविल नजर आते हैं। आपको पता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, इनविजिबल असेट, कांट बी सीन, कांट बी टच। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर आगे किए उसके अंदर बैलेंस शीट में जो गुडविल होती वो ओल्ड गुडविल होती थी, आप इसको राइट ऑफ कर देते थे। लेकिन आपको पता है गुडविल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुडविल इज वैल्यूड। गुडविल का वैल्यूशन होता है, वैल्यूशन तो होता है। एंड एक आता है गुडविल कैन बी सोल्ड, गुडविल को बेचा जा सकता है। लेकिन बच्चे आप बीच में गुडविल को बेच नहीं सकते। आप मान लो मैं बिजनेस कर रही हूँ, ABC बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी बिजनेस कर रहे हैं और बीच में कोई इनसे आके कहे कि अपनी गुडविल को बेच दो, क्या बेच सकते हैं? मान लो मैं बिजनेस कर रही हूँ, बीच में आके कोई मुझे कहे कि अपनी गुडविल को बेच दो, कैसे बेच सकती हूँ? दिखती थोड़ी है गुडविल। लेकिन अगर मैं अपना पूरा बिजनेस बंद कर रही हूँ और अपने बिजनेस को सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको पता है आज मुझे अपनी रेपुटेशन को भी बेच सकती हूँ। मान लो मेरा पूरा बिजनेस 25 करोड़ का है, लेकिन 5 करोड़ मैं अपनी गुडविल के भी ले लूँ, तो आज बिजनेस बंद हो रहा है तो आज ये गुडविल भी बिकेगी। गुडविल बीच में नहीं बिक सकती बिजनेस करते करते। कोई बीच में आए कि मैम मतलब बिजनेस कर रहे हो कि आप अपनी गुडविल को बेच दो, दिखती थोड़ी है, कैसे बेचूँ? लेकिन अगर मैं अपना पूरा बिजनेस सेल कर रही हूँ किसी को, मेरी रेपुटेशन अच्छी है बहुत, तो मैं उससे अपनी गुडविल के भी पैसे लूँगी, रेपुटेशन के भी लूँगी। तो आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये जो गुडविल आपको यहाँ दिखाई होगी ये भी बिकेगी आज। तो इसका ट्रीटमेंट ऑल असेट की तरह ही है, जो और असेट है, अदर असेट है, उनकी तरह ही है। ये जो असेट नज़र आ रही है आप इसे ट्रांसफ़र करना रियलाइजेशन में। गुडविल कितने में बिकी फर्म के बंद के टाइम, वो आपको प्राइस दिया होगा। मतलब ऑल जो अदर असेट हैं उनकी तरह ही ट्रीटमेंट है, कोई राइट ऑफ का चक्कर नहीं है, क्योंकि फर्म के बंद के टाइम गुडविल भी बिकती है, ठीक है। मेरी रेपुटेशन भी है, उसके भी पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो गुडविल दी हुई है ये और असेट की तरह बिकेगी, तो इसे भी हम पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, इसके भी बिकने की एंट्री होगी गुडविल की भी, ठीक है। अब एक और चीज़ देखना, अब बच्चे हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने इलस्ट्रेशन 6 तक किया था, आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन 7, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।